डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक फिजिक्स के नए लेक्चर के साथ। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कोई डेट फिक्स नहीं हुई है इस कोरोना महामारी के चलते हुए। और बोर्ड के जो 12th के एग्ज़ाम हैं वो भी अभी निश्चित नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे। इन परिस्थितियों की वजह से आप लोग हो सकता है रिलैक्स महसूस कर रहे हों कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन आने वाले जो समय में ऐसा तो होगा नहीं कि ये महामारी कभी ख़त्म नहीं होगी। महामारी निश्चित ख़त्म होगी। जब कोई भी बुरा समय आता है तो वो गुजर जाता है और उसके बाद अच्छा समय आता है। तो जब ये महामारी का काल गुजर जाएगा तो फिर जब नॉर्मल समय होगा तो फिर एग्ज़ाम चालू होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे। और अगर मान लो बोर्ड एग्ज़ाम दिए बिना बच्चे प्रमोट कर दिए गए तो वो बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे। और पुराने बच्चे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, कुछ रिपीटर्स भी हैं, कुछ फ्रेशर्स भी हैं। और जो फ्रेशर्स हैं वो पता चला अगर इस साल कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ नीट का या IIT JEE वगैरह मेंस वगैरह, तो 2 साल का इकट्ठा होगा। तो जब 2 साल का इकट्ठा होगा तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो आप अपने आप को इस तरह से तैयार रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए पढ़ाई में कि आप कोई भी कंपटीशन को आगे चल के फेस कर सकें। और तो मैंने पिछले लेक्चर में फिजिक्स में बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो है मैंने डिस्कस किया था मिराज। तो आज मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 1-2 एप्लीकेशन और बताता हूँ। कुछ 90 डिग्री वाले प्रिज्म होते हैं जिनमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वो प्रिज्म मैं बताता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिनके थ्रू होता है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो तो मैंने बता ही दिया था, आप लोगों को याद होगा कि जब उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने वाली रे वापस रेयर मीडियम में ना जा करके डेंसर मीडियम में ही लौट आती है। तो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या होता था, ये डेंसर मीडियम था तो ये रेयर मीडियम था और यहाँ से ये रे यहाँ जा रही थी तो ये नॉर्मल से दूर हटती जा रही थी और ये आई था, ये आर था। और जब आई को हम बढ़ाएंगे, इसको इधर की तरफ खिसकाएंगे तो ये कंडीशन ऐसी आएगी कि ये आई बढ़ जाएगी और आई बढ़ने के बाद ये जो रे है ये इसके पैरेलल जाने लगेगी सरफेस की और ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा आर। तो इस समय आई को कहते हैं सी। और अगर सी से ज़्यादा होता है आई तो हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको बताया था। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक मैंने एप्लीकेशन भी बताया था मिराज का, कि मिराज में क्या होता है कि जो सुबह के समय क्या होता है, अर्ली इन दी मॉर्निंग नाइट जो होता है, सॉरी चलो मैं रेगिस्तान की बात करता हूँ। रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में जो धरती होती है वो गर्म होती है। तो जो धरती गर्म होती है तो गर्म होने की वजह से क्या होता कि जो गर्म चीज़ क्या होती, गर्म चीज़ हल्की होती, रेयर होती। तो धरती होती रेयर,
ठीक। और ऊपर जैसे जैसे धरती से दूर चले जाएंगे अपन तो वो मीडिया क्या होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा। तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे तो रेयर होता जाएगा। तो जो कोई पेड़ होता है तो पेड़ से जब नीचे की तरफ कोई लाइट रे आती है तो वो क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है। वो अपने जैसे जैसे आगे आगे लेयर्स में जाती है तो वो अपने उससे जो नॉर्मल है उससे दूर हटती जाती है। वो एक लेयर ऐसी आती है जबकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और वो लौट के वापस चली जाती। और उसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो उल्टा उसका जो है इमेज बनती हुई दिखाई देती है। तो ये हमने बताया था कि मिराज कैसे फॉर्म होता है। आगे हम बताते हैं कि जो कुछ प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म में किस तरह से 90 डिग्री प्रिज्म होता है, एक 90 डिग्री एंगल प्रिज्म होता। ये एंगल 45 डिग्री होता है, ये एंगल भी 45 डिग्री होता, ये एंगल 90 डिग्री होता। तो यहाँ से आने वाली लाइट रे अगर इसके ऊपर पैरेलल जो परपेंडिकुलर गिर रही है तो ये बिना मुड़े मुड़े मुड़ चली जाएगी अंदर और ये वापस लौट आएगी। ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे वापस लौट आएगी। तो ये ऐसा इसलिए होता क्योंकि यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये बाहर ना मुड़ करके इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये 90 डिग्री प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगर इसी प्रिज्म को हम जो है दूसरी तरह से रख दें, इस तरह से रख दें, ये ये 90 डिग्री एंगल है, ये 45 है और ये 45 है। ये 45 है, ये 90 है। तो यहाँ से ये कोई लाइट रे जाएगी इस तरह से, तो ये यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और दोनों बेसिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे वापस मुड़ आएगी। अगर ये दूसरी लाइट रे जाती तो ये भी ऐसे वापस मुड़ आएगी। तो ये इसमें होता। अगर एक और प्रिज्म का हम एग्जाम्पल देख लें इस तरह से, तो इसमें अगर कोई लाइट रे एंटर करती है, सपोज करो ये ऐसी जा रही है, तो ये क्या होगा, ये ऐसी मुड़ेगी और फिर ये 90 डिग्री पे ऐसी जाएगी और ये फिर ऐसी निकल जाएगी। इसी तरह से ये ऐसी जाएगी इस तरह से, ये है। तो ये ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी और ऐसी निकल आएगी। तो ये भी एक तरह का प्रिज्म होता है। ठीक, तो ये हमने 3 तरह के प्रिज्म दिखा दिए। एक ऑप्टिकल फाइबर का भी एग्जांपल है जिसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये इसमें 2 तरह के मीडियम होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ये कहलाता है, जो किनारे वाला है, ये कहलाता है क्लैडिंग, और ये कहलाती कोर, बीच वाला कोर कहलाता है कोर। तो जो कोर होता है वो डेंसर मीडियम होता है
और जो क्लैडिंग होती है वो रेयर मीडियम होती है, ये डेंसर होती है, और ये दूसरा जो होता है वो रेयर होता है। तो ये मान लो ये इस पे कोई ये नॉर्मल है, और इस नॉर्मल के ऊपर ये कोई लाइट रे गिर रही है, तो ये लाइट रे क्या होगी, ये इस तरफ को मुड़ जाएगी, और इसके मुड़ने के बाद क्या होगा, इसमें इधर पे इसका क्रिटिकल एंगल, ये मान लो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले जो फेजेस है इसका इंटरफेस उस पर, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये यहाँ मुड़ जाएगा, वापस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो यहाँ ऐसे वापस हो जाएगा, ये भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ऐसे वापस हो जाएगा। इस तरह से इस पर कई जो है इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं अगर ऑप्टिकल फाइबर में कोई लाइट वेव एंटर करती है तो इस तरह से। ठीक, ये है आई, ये है आर। ठीक, फिर यहाँ पर ये है आई, ये है आर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये है डेंस मीडियम और ये है रेयर मीडियम। डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो वापस उस मीडियम में ना जाकर के खुद उसी मीडियम में वापस जिस मीडियम से जा रही थी लौट आएगी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रिज्म में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया। इसी तरह से जो हीरा होता है, डायमंड, उसमें चमक किसकी वजह से होती है, उसमें भी चमक जो है उसका डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत कम होता है। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता वो 24.4 डिग्री होता है, ये इतना होता है इसका क्रिटिकल एंगल। इसलिए इसमें क्या होता है, कई इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, और इन इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें चमक होती है। तो ये आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIF कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। C है, O है, I है, ये एंगल हमने अल्फा मान लिया, ये एंगल हमने बीटा मान लिया, ये एंगल हमने गामा मान लिया। ये इंसिडेंट रे है इस एंगल पे, और तो ये आई हो जाएगा, तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा आर। तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम। तो ये वाले ट्राइंगल के लिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ठीक, और फिर हम दूसरी केस में ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स के बराबर हो जाएगा, यानी ये हुआ है
ट्राइंगल ओ पी एम में, और ये हुआ है ट्राइंगल सी पी आई में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस बीटा। तो एक ये चीज आ गई, एक ये चीज आ गई। अब हम तीनों राइट एंगल ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होगा पी एम अपॉन ओ पी, और टेन बीटा इज इक्वल टू होगा पी एम अपॉन पी आई। ये ओपीएम में, ये पीएमआई में, और एक ट्राइंगल और है ये वाला पीएमसी। इसमें तो ये टेन गामा इज इक्वल टू होगा पीएम अपॉन पीसी। अगर ये अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, तो ये हम इसको लिख सकते हैं अल्फा के बराबर, ये इसको लिख सकते हैं हम बीटा के बराबर, इसको लिख सकते हैं हम गामा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। ये एंगल इसका जो है μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका μ2 है। यहाँ से हम एंगल इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी इसकी आई इज इक्वल टू, आई का मतलब क्या है, आई की वैल्यू हमें निकालना है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ से आएगी अल्फा की वैल्यू यानी पी एम अपॉन ओ पी प्लस गामा की वैल्यू मतलब पी एम अपॉन पी सी। ये आ गया इक्वेशन 1। और इधर से आर की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। तो ये गामा की वैल्यू है पी एम अपॉन पी सी माइनस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे पी एम अपॉन पी आई। ये इक्वेशन 2। और यहाँ से हमें निकालना है μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये हो जाएगा स्मॉल एंगल के लिए आई अपॉन आर के बराबर। तो यहाँ से आई अपॉन आर निकालेंगे हम। आई अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर से पी एम कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी। तो यहाँ पर भी पी एम कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। पी एम से पी एम कट गया, आई अपॉन आर की वैल्यू हो गई μ2 अपॉन μ1, और ये हो गया 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी अपॉन 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पी आई। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन पी सी प्लस μ2, ये जब आई नीचे माइनस में है माइनस पी आई, और यहाँ ऊपर वाला प्लस में है μ1 अपॉन ओ पी प्लस μ1 अपॉन पी आई।
ओ पी पी सी, ये वाला ओ पी और पी सी। तो यहाँ पी सी वाला एक साइड ले आए तो ये हो जाए μ2 माइनस μ1 अपॉन पी सी, और ये उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन ओ पी प्लस μ2 अपॉन पी आई। पी सी क्या है यहाँ पर, ओ पी है ये यू है, ये आर है और ये वी है। क्योंकि ये प्लस साइड है इसके तो ये प्लस में होंगे, ये माइनस में होगा। ठीक, तो हम लोग ओपी की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस यू रख सकते हैं। तो ये, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, पी आई की जगह वी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू, क्योंकि ओपी की जगह है, ओपी की वैल्यू है माइनस यू के बराबर। ठीक, और ये पीसी की जगह है आर, पीसी की जगह क्या है, प्लस की आर है, क्योंकि आर इस साइड जा रही है, राइट एक्सिस, राइट साइड में। तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये हमारा इसका स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया।